कल आपने एक सवाल पूछा था, ब्लैक बजट। इनफैक्ट जो अब तक का ये हिसाब किताब है वो 5 तरह के बजट हैं। उन 5 बजट में सबसे पहले आता है ब्लैक बजट, फिर आता है इपोचल बजट, फिर आता है मिलेनियम बजट, फिर आता है रोलबैक बजट, और इसके बीच में है ग्रीन बजट। ये 5 हैं। जो आपका सवाल था कि ब्लैक बजट, 1973-74 में यशवंतराव चौहान उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। यशवंतराव चौहान ने बजट पेश किया था, उसको ब्लैक बजट कहा जाता है। तो ये जो बजट था 1973-74 का था। इसको क्यों ब्लैक बजट कहा जाता है? क्योंकि उस समय का जो घाटा दिखाया गया था वो 550 करोड़ रुपए का था। और दूसरा क्या था कि कोल और अलग अलग माइन के जो कोयला और दूसरे खादान थे उसके निजीकरण का प्रस्ताव किया गया। तो इसलिए इस बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। ब्लैक वर्ड जो है वो बजटरी प्रोसेस में यूज होता है, जो बजटरी प्रक्रिया है, जब आप किसी खास मकसद से कुछ प्रावधान करते हैं और उसका जो असर है, उसका जो परिणाम है वो सही नहीं हो, तो इसलिए उसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो था इपोचल बजट, ये है 1991-92। किसने किया था? 91-92 मनमोहन सिंह साहब ने। तो मनमोहन सिंह साहब का ये जो बजट है, इपोचल या इपोकल जो कहते हैं, वो कहते हैं परिवर्तनीय। आपको याद होगा कि 1991 में उदारीकरण हुआ था और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की दशा दिशा जो है वो बदल दी गई थी। तीसरा जो बजट है वो है ड्रीम बजट। ये है 1997-98। 1997-98 का ये जो ड्रीम बजट है, इसको पेश किया था वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। और इसको ड्रीम बजट क्यों कहा जाता है? इसको ड्रीम बजट कहा जाने का मतलब यह है कि इस बजट में आयकर की दर में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया था। आप याद करिए कि पहले जो आयकर की दर हुआ करती थी वो 40%, 50% तक होती थी। 1997-98 में यह दर कर दी गई 10, 20, 30, जो कि कई सालों तक चला और अब जाकर के वो 5, 20 और 30 है। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर और निगम कर, दोनों की जो दरों में बदलाव किया गया, इसीलिए इस बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है। मिलेनियम बजट जो है यह है 2000-2001। और 2000-2001 आप समझ सकते हैं कि जब हमारी नई शताब्दी की शुरुआत हो रही थी, जब हम 21वीं शताब्दी में आ गए, तो पहला जो बजट पेश किया गया था इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। इसीलिए इसको मिलेनियम कहते हैं। आपको याद होगा मिलेनियल वर्ड यूज किया जाता है। मिलेनियल जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? मिलेनियल, आप सब लोग मिलेनियल हो क्योंकि आपका जन्म 2000 के बाद हुआ है। 25 वर्ष से कम उम्र के अभी या 25-28 वर्ष के जो लोग हैं उनको मिलेनियल कहा जाता है। और मिलेनियम जो कि 2000 से शुरू हुआ था। और आखिरी जो है रोलबैक बजट। पहले 4 जो है वो अलग अलग तरीके से हैं। रोलबैक बजट जो है ये 2000-2003 का बजट था और इस बजट को पेश किया था और वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा। और यशवंत सिन्हा को क्यों रोलबैक मंत्री कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव रोलबैक कर दिए थे। 2002-2003 के बजट में सर्विस टैक्स को लेकर के प्रस्ताव किया गया, एलपीजी के प्राइस बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया, क्योंकि इतना ज्यादा दबाव था कि उस दबाव की वजह से उनको वापस लेना पड़ा। इसलिए उनको रोलबैक मंत्री भी कहा जाता है और उस बजट को रोलबैक बजट कहा जाता है। तो ये जो 5 बजट है 73, 94, 92, 97, 98, 2000, 2001 और 2002-2003,
ये 5 बजट में ये जो पहला नाम है, ये तो एक अर्थशास्त्री का नाम दिया हुआ है, ये भी एक अर्थशास्त्री का नाम दिया हुआ है, बाकी जो 3 नाम है वो मीडिया के दिए हुए हैं। ये किसी अर्थशास्त्री या किसी भी जो आप कहिए कि वैज्ञानिक वजह से दी गई हो, ऐसा नहीं है। ये सारा नाम मीडिया के तौर पे दिया गया हो। तो कई बार ये सवाल आ सकता है कि बजट में, जैसे आपने पूछा ब्लैक बजट, इसी तरीके से आ सकता है कि ड्रीम बजट क्या था। ड्रीम बजट को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती है, और खास तौर पे ड्रीम बजट को लेकर के इसलिए भी चर्चा होती है क्योंकि इनकम टैक्स की दर में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया था। तो अगर आपको सवाल आए कि ड्रीम बजट क्या है, तो आप उसमें 1997-98 से शुरू करोगे, और उसमें आप इस बात का जिक्र करोगे कि पहले जो आयकर की दरें हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा थी। एक समय ऐसा था 50%, 60% तक हो जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो 1997-98 के बजट में किया गया, और इसीलिए ये जो आयकर की दर में बदलाव हुआ, ये दर आप समझ लो कि लगभग 16 साल तक चलता रहा, 18 साल तक चलता रहा। अब जाकर के जो आयकर की दर है 5, 20 और 30% है, लेकिन उसके पहले 10, 20 और 30 जो किया था वो इस बजट में है। ये स्पष्ट है? इस पे कोई प्रश्न? यशवंत सिन्हा साहब ने, दोनों यशवंत सिन्हा साहब के साथ है, और इसकी वजह यह है कि जो हम एक नई शताब्दी में आ गए थे, 21वीं शताब्दी में आए थे, तो इसीलिए इस बजट को मिलेनियम बजट कहा गया। और इस बजट में सूचना तकनीक को लेकर के, क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ष 2000 में एक बड़ी समस्या आई थी, डर गए थे हम सभी लोग। क्या डराया गया था? पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, और उसको नाम दिया गया Y2K। Y2K का नाम दिया गया था, और उस समय यह कहा गया था कि सूचना तकनीक को अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया या इसकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो हम एक बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो इसीलिए उस बजट में सूचना तकनीक को लेकर के खास ध्यान दिया गया, उस पर नई नई बातें की गई, नई व्यवस्था को कैसे विकसित किया जाए सूचना तकनीक आधारित, इसीलिए उस बजट को मिलेनियम बजट के नाम से जानते हैं। स्पष्ट है? कोई सवाल इस पर? बजट के ऊपर कोई सवाल आप लोगों का? कल जो हम लोगों ने चर्चा की, स्पष्ट है सब? अब आपको अगला जो अब टॉपिक हम लोग आज लेंगे वो है नीति आयोग और योजना आयोग। हमारी कुल आमदनी, कुल प्राप्ति 1 रुपया है। कुल प्राप्ति किस किस चीज से है? कर से है, गैर कर से है, उधारी से है, और ऐसे तमाम ऐसे स्रोत है जिनसे हम प्राप्त करते हैं। तो हमारी जो कुल प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति आप अगर रुपया कहां से आता है, वो चार्ट आपने देखा है, उसमें आपने देखा कहां कहां से आ रहा है, जिसमें कर का है, गैर कर का है, उधारी का है, जो हमने कर्ज दे रखा है उससे प्राप्ति हो रही है, और अन्य प्राप्ति है। और दूसरी तरफ है कि रुपया कहां जाता है। तो रुपया कहां जाता है में तो एक हिस्सा आप देखोगे कि 20%। तो ये जो 20 पैसा है ये पूरी प्राप्ति का है, यानी कि ये भी अब कहा जाने लगा है कि हम जो उधार ले रहे हैं उसका एक हिस्सा पुराने उधार को चुकाने में जा रहा है, और ये हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है, क्योंकि आगे चलते हुए आपके पास पैसे इतने बचेंगे नहीं कि आप विकास कार्य पर ज्यादा खर्च कर सके। इसीलिए उधारी को कम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब अचानक ये कम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी निर्भरता कर के ऊपर बहुत ज्यादा है। अब अप्रत्यक्ष कर तो सभी देते हैं, प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या बहुत कम है। 140 करोड़ की आबादी है, और सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं जो कि वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष आयकर देते हैं। तो अब ये संख्या कुछ भी नहीं है। और वहीं पे आप देखते हैं कि हर साल गाड़ियां कितनी बिकती है, हर साल विदेश कितने लोग जाते हैं। तो अगर ये संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में अगर कर देने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी कर व्यवस्था में कहीं ना कहीं बड़ी खामी है, या कहीं ना कहीं अनुपालन के लिए लोगों को आप स्वैच्छिक तौर पर लाने के लिए विफल रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह यह कही जाती है कि कर की दर हमारे देश में बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग कर देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप बाजार में जाते हो तो आप कभी भी कर की दर पूछते हो क्या? हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि दवा और दारू
ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें ना एक्सपायरी डेट चलती है ना कर की दर चलती है। शराब में कभी देखा है किसी को पूछते हैं कि एमआरपी क्या है? शराब के ठेके पे लोग जब शराब खरीदते हैं तो एक दूसरे से मुंह छिपाते हुए खरीदते हैं, और दुकानदार उससे 10 रुपया अतिरिक्त भी ले ले तो बोलते तक नहीं है। और वही अगर सब्जी वाले ने अगर 1 रुपया ज्यादा ले लिया और धनिया मुफ्त में नहीं दिया तो उसके लिए पूरा दंगा कर देंगे। ये एक व्यवस्था है। आप दवा की दुकान पे जाओ, दवा वाले आपको क्या डराते हैं? अगर आप बिल लोगे तो 12% जीएसटी देना होगा। आप कहते हो छोड़ो यार, लेकिन आप कितनी बड़ी मुसीबत में आते हो कि अगर वो दवा नकली साबित हो गई तो आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे उस दुकानदार के खिलाफ आप कार्रवाई कर सके। तो सवाल वो 12% जीएसटी देने का नहीं है, सवाल आपके अधिकार का भी है। तो हम लोग इस चीज को हमेशा ये सोचते हैं बहुत देना है, लेकिन वही देखो मॉल में आप जाते हो, कभी देखा है मॉल में खड़े होकर के लोग एक एक पैसे का हिसाब किताब कर रहे होते? एक आध ऐसा कोई उपद्रवी तत्व होता है जो इस तरह का कार्य करता है। ज्यादातर जो है वो आंख बंद करके कार्ड निकाला, स्वाइप किया, निकल लिया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं कर के दर के सोचने पर नए सिरे से मजबूर कर रहा है। कई ऐसे कमेटियां बनी, चाहे आप चलैया कमेटी को देख लीजिए, केलकर कमेटी को देख लीजिए, इन सारी कमेटीज ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन उन सुझावों से कहीं ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि लोग कर देने के लिए कितने स्वैच्छिक तौर पर आगे आते हैं। आप कमा रहे हो, आप कर दो। आयकर क्या है? आय पर कर है। अब आय आप कर रहे हो, हासिल हो रहा है, उस पर अगर आप कर नहीं दे रहे हो तो इसके लिए आपको डंडा चलाना पड़े, यह तो कोई बात नहीं है। लेकिन खैर ये एक अलग विषय है। मूल विषय यह है कि हमारे कमाई का एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज को चुकाने में जा रहा है, और यह एक अच्छा संकेत नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। इसको हमें बदलना है। बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और बजट पे कोई प्रश्न? 2022-23 के बजट पे कोई प्रश्न? चलिए, आज जो हम लोग जिस चीज पे चर्चा करेंगे वो है योजना आयोग और नीति आयोग। देखिए, अर्थशास्त्र का सिद्धांत क्या कहता है? अर्थशास्त्र में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है संसाधन, दूसरा है संसाधन का इस्तेमाल, और तीसरा है संसाधन की उपयोगिता। अब सभी लोग इस बात से वाकिफ है कि संसाधन सीमित है। अब संसाधन सीमित है, उस संसाधन सीमित का कैसे आप इस्तेमाल करें जिससे आपकी उपयोगिता एक आदर्श स्थिति में पहुंच जाए। अब यह आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, इनके लिए कुछ और है। हर सरकार के लिए आदर्श की स्थिति बदलते रहती है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यवस्था होती है, जो शासन की व्यवस्था होती है, अगर हम एक साम्यवाद में जा रहे हैं, पूंजीवाद में जा रहे हैं, समाजवाद में जा रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं, इन सभी में संसाधनों के इस्तेमाल और संसाधन की उपयोगिता अलग अलग हो जाती है। इसीलिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस तरीके से नियोजन करते हैं। तो हमने कहा कि अर्थशास्त्र में 3 चीजें हैं, आपने ध्यान रखनी है। संसाधन, सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन का बेहतर इस्तेमाल है, और बेहतर इस्तेमाल के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता हासिल करना है। वो उपयोगिता आप कैसे हासिल करेंगे? उसके लिए हर व्यवस्था नियोजन को अपनाती है। नियोजन, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्लानिंग कहते हैं। प्लान करना है, और यह सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार के ऊपर 2 तरह के दबाव होते हैं। एक दबाव होता है कल्याण का, कि आप अपनी जनता का किस तरीके से कल्याण कर सकते हैं, और दूसरी तरफ उसके तरफ दबाव होता है, खासतौर पर जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वहां पर एक दबाव होता है कि जो तमाम उद्योग जगत है, पूंजीपति है, उनके हितों को आप कैसे ज्यादा से ज्यादा महत्व दे सके, क्योंकि उनसे आपको संसाधन लेने हैं, और दूसरी तरफ आपको उन लोगों पर खर्च करना है जिनके पास संसाधन नहीं है। तो ये नियोजन कैसे होगा? आपको याद होगा कि भारत में
मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकल्प को अपनाया। जब बात हुई कि हमारे पास अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो एक विकल्प बहुत आसान था कि आप पूंजीवादी व्यवस्था अपना लें। दूसरा विकल्प यह था कि आप समाजवादी व्यवस्था अपना लें। लेकिन यह बात तय था कि ना तो पूंजीवाद आपको पूरा नतीजा देने वाला था और ना ही आपको समाजवाद पूरी तरह से नतीजा देने वाला था। इसीलिए हमारे यहां जो एक टर्म यूज किया जाता था वो था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ इस टर्म को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके पीछे सोच ये थी कि संसाधन हमारे पास किस तरीके से ज्यादा उपयोगिता के तौर पर लाया जा सके, और वहीं से शुरुआत हुई योजना आयोग की। तो अगर योजना आयोग की हम लोग बात करें तो हमारा जो पूरा मॉडल है वो सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। और आपको याद होगा कि सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। हमारे यहां जो योजना आयोग का गठन है वो 15 मार्च 1950 को था। और आर्थिक नियोजन, इसका लक्ष्य क्या रखा गया? आर्थिक नियोजन के तहत वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना। जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि हमने 3 बातों पर गौर किया: संसाधन, सीमित संसाधन, बेहतर इस्तेमाल और ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता। और यही चीज योजना आयोग के गठन के समय बात कही गई। आपको पता है हमारे देश में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। इसके अलावा कई वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई हैं और एक रोलिंग प्लान भी था। रोलिंग प्लान, जब मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बने थे तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को उन्होंने समय के पहले खत्म कर दिया था। तो वो जो प्लान बनाया गया था वो रोलिंग प्लान था 78-79 में, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, और आखिरी जो पंचवर्षीय योजना है वो 2017 में हुई। ये मूल प्रस्ताव है जो कि 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी थी, जो कि योजना आयोग को लेकर के कहा गया। अब इसमें जो खास बातें क्या लिखी हुई है? खास बातें यह लिखी हुई है कि 1938 में हमारे यहां राष्ट्रीय आयोजना समिति, यानी कि हमारे देश के आजादी के पहले ही हमारे यहां योजना को लेकर के चर्चा शुरू हो गई थी। और इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश आजादी के पहले एक बड़ी भुखमरी का शिकार हुआ था, जो पश्चिम बंगाल का हम लोग कहते हैं, पश्चिम बंगाल में जो अकाल पड़ा था। और दूसरी बात यह भी थी कि उस समय में हमारे पास एक समय ऐसा था कि हम कहते थे कि हमारे पास संसाधन बहुत अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमारे यहां से संसाधन निकलने लगे और हम जो है कच्चा माल जो है वो निर्यात करने लगे और पक्का माल आयात करने लगे, तैयार सामान आयात करने लगे। तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। और एक और बात थी कि हम शुरू से ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। भाई हम लोग कहते हैं ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है वो आपकी कृषि के ऊपर निर्भर है। तो एक तरफ हमारे लिए जरूरत यह की थी कि हम उद्योग को कैसे बढ़ावा दें, एक तरफ जरूरत इस बात की थी कि हम कृषि को और ज्यादा बेहतरी कैसे मुहैया करा सके। अभी तक सेवा क्षेत्र का हमारे पास कोई प्रारूप नहीं आया था, तो हमारे पास मूल रूप से 2 ही थे, कृषि और उद्योग। और जो आयोजना, जो राष्ट्रीय आयोजना समिति की जब नियुक्ति की गई थी, ये जो समिति है, इस समिति के बाद फिर एक विभाग का गठन भी हुआ 1944 में। तो अभी जो हमारे पास एक बड़ी समस्या आ गई कि हम लोग अभी अभी विश्व युद्ध से बाहर आए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो दूसरे विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। और आप जानते हैं कि हम पहले ही एक गरीबी की तरफ बढ़ रहे थे, संसाधन हमारे यहां कम होने लगे थे, आबादी हमारे यहां बढ़ रही थी, समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी। और जब ये आप इस प्रस्ताव को पढ़ेंगे तो उन सभी चीजों का बहुत विस्तार से व्याख्या किया गया, बहुत विस्तार से उसका जिक्र किया गया है। तो मूल जो है कि अगर 1944 में आप देखेंगे तो 1944 में भारत सरकार ने आयोजना और विकास नाम से एक अलग विभाग का गठन किया। यह विभाग क्यों बनाया गया? यह विभाग इसलिए बनाया गया कि ताकि केंद्र और राज्य के स्तर पर, उस समय चूंकि प्रांत कहते थे, प्रोविंसेस कहते थे, स्टेट नहीं था,
तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर कई विकास योजनाएं शुरू की जा सके, डेवलपमेंट, विकास हो, वो कैसे संभव होगा, उसकी जिम्मेदारी इसको दी गई। ये 1949 के अंत तक इसका जो है वो काम चलता रहा और उसके बाद जाकर के हमारे यहां जो 1950 का बजट था, उस बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि योजना आयोग का गठन किया जाना है। और योजना आयोग का गठन जब 15 मार्च 1950 को एक प्रस्ताव के तहत किया गया, उसमें अगर आप उसमें आप देखें जो खास चीजों पर जोर दिया गया है, अगर आप देखेंगे कि मानव संसाधन विकास, युद्ध के बाद की पनपी परिस्थिति और किस तरीके से हम संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था के विकास दर को बेहतर करें, यह आपकी योजना आयोग का सबसे बड़ा खास चीज था। अब उसी प्रस्ताव में ये जो कुछ खास बातें की गई कि क्या योजना आयोग करेगा, तो आप देखिए सबसे पहला क्या उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला, आजीविका के उपयुक्त साधन अपनाने का अधिकार। ये आपके वैसे आप वो कहते हैं ना राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इसका जिक्र भी किया हुआ है। और योजना आयोग ने इसी बात पर फोकस किया कि हमारे पास संसाधन का इस्तेमाल सभी लोग कर सके। जैसे अभी आपको पता होगा एक रिपोर्ट आई थी, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ऑक्सफैम की, उस रिपोर्ट को लेकर के बहुत चर्चा हुई और फिर उसके बाद अभी एक और रिपोर्ट आई, वेल्थ रिपोर्ट आई, जो यह बताता है कि देश में संसाधन कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में सीमित होता जा रहा है और ज्यादा बड़ी आबादी जो है वो अभी संसाधन के एक छोटे से हिस्से से जीवन यापन करने के लिए विवश है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और यह परिस्थिति तो उस समय में और भी खराब थी। अगर आप 1940, 1945, 1950 की स्थिति देखें तो उस समय में तो स्थिति और भी खराब थी। तो हमारे संविधान में जो कुछ भी लिखा गया उसी बात को आगे बढ़ाना है, चाहे आप आर्टिकल 19 की बात करें, 19, 21 की बात करें, इन सभी में क्या है, समानता की बात की गई है, सबको समान मिले। और योजना आयोग ने इसी तथ्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब योजना आयोग के लक्ष्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या लक्ष्य दिया, भौतिक, पूंजीगत और मानव संसाधनों का आकलन करेगा, जिसमें तकनीकी कार्मिक भी शामिल होंगे और उन संसाधनों को संवर्धित करने की संभावनाओं को पता लगाएगा जो राष्ट्रीय अपेक्षाओं की दिशा से की दृष्टि से कम हो। भौतिक, फिजिकल, ये आपका पूंजीगत, कैपिटल, और मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तीन चीजें, इनका हमको आकलन करना है। पहला जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर जो हमारा कैपिटल है जहां जहां से संभव है, और ह्यूमन रिसोर्सेज, इन तीनों का आकलन करके हमें यह देखना है कि इन संसाधन को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं। यह भाग काफी महत्वपूर्ण था, मानव संसाधन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानव संसाधन अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो आपके भौतिक और पूंजीगत संसाधन का इस्तेमाल और भौतिक और पूंजीगत शासन के बेहतर उपयोगिता के लिए जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो आपको मानव संसाधन को और ज्यादा दक्ष बनाना, और ज्यादा विकसित करना, और ज्यादा कुशल करना है। दूसरा क्या था, देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग। अब ये बैलेंस्ड क्या है, संतुलित उपयोग क्या है? एक बात यह है, और यह ना हो कि आप एक चीज का दोहन इतना ज्यादा करें कि वो कुछ ही समय में खत्म हो जाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जल है, वन है। अब कभी कभी यह भी चर्चा चलती है कि क्या विकास के लिए वन को काटा जाना जरूरी है, पेड़ पौधों को काटा जाना जरूरी है? तो एक पक्ष कहता है कि इसको काटा जाना चाहिए, लेकिन क्या जितने काटे गए, क्या हमने उसी हिसाब से नई व्यवस्था विकसित की? शायद नहीं की। और नतीजा क्या हो रहा है कि हमारा जो विकास है वो एक पक्षीय होता जा रहा है, और वहां पर कहीं ना कहीं मानव संसाधन का जो विकास होना चाहिए वो विकास कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। उसको कई तरह की परेशानी है। आज आप सभी लोग जिस हवा में जी रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात की है कि आपकी हवा कैसी है, और उस हवा में कहीं ना कहीं यह मुद्दा भी महत्वपूर्ण था कि क्या हमने प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया, क्या हमने संतुलित तरीके से इस्तेमाल किया। अब जैसे दिल्ली का उदाहरण लीजिए, रिज आप लोगों ने देखा है, दिल्ली का रिज
जो कि धौला कुआं से अगर आप आते हैं करोल बाग की तरफ, तो बीच का पूरा एरिया रिज है। और जब रिज विकसित किया गया था तो उसके पीछे यह था कि हवा को साफ करने में, हवा को स्वच्छ रखने में वो मदद करेगा। धीरे धीरे हमने देखा कि रिज के पेड़ कटते गए और नतीजा क्या हुआ कि आज के दिन में जब प्रदूषण मापने की बात आती है तो पता चलता है पटेल नगर, जो वहां मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें प्रदूषण काफी ज्यादा होता है। धौला कुआं में प्रदूषण ज्यादा होता है, जबकि हरियाली है। इन सारी चीजों का मकसद, इन सारी चीजों के पीछे का जो तथ्य है वो ये है कि हमने प्रभावी और संतुलित उपयोग नहीं किया, जबकि योजना आयोग का ये एक मकसद में शामिल किया गया था। और सवाल सिर्फ योजना आयोग का नहीं था, सवाल यह भी था कि उस समय की सरकार और उसके बाद की सरकारों ने इस दिशा में क्या कुछ किया या इस दिशा में और क्या प्रभावी कदम उठाए। तीसरा यह है कि प्राथमिकता निर्धारित होने के बाद उन चरणों को परिभाषित करेगा जो योजना के अंग होंगे और प्रत्येक चरण के पूरा होने के प्रयोजन से संसाधनों का आवंटन करेगा। प्राथमिकता, प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हर किसी को रोटी मिले, हर किसी को कपड़ा मिले, हर किसी को मकान मिले, सबसे पहली जरूरत तो यही है। और उसके बाद आपकी जो दूसरी, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक जरूरतें, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो भी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीजों में हम संसाधन का किस तरीके से ज्यादा इस्तेमाल करें। अब जैसे अब के बजट में सबसे ज्यादा आलोचना किस बात को लेकर होती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपने कितना खर्च किया। मानव संसाधन के लिए, मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ावा दिया जाना बहुत ही जरूरी है। हमने बढ़ाया, यह एक बहस का मुद्दा है। सरकार से बात करिए तो सरकार कहेगी कि हमने 30,000 से 65,000 करोड़ कर दिया। लेकिन अगर मैं जीडीपी के साइज के हिसाब से देखता हूं, सकल घरेलू उत्पाद के आकार के हिसाब से देखते हैं, प्रतिशत देखते हैं तो प्रतिशत कुछ ज्यादा नहीं है। 1%, 1.5%, 2% है, जबकि यह बढ़ाया जाना चाहिए। तो योजना आयोग के लक्ष्य में इस बात का भी जोर दिया गया था कि हमको प्राथमिकता तय कर दी और उस हिसाब से संसाधनों का आवंटन किया जाना है। फिर था कि उन कारकों का उल्लेख करेगा जो आर्थिक विकास को पटरी से उतार सकते हैं और वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन परिस्थितियों का निर्धारण करेगा जो योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु स्थापित की जानी चाहिए। अब देखिए, विकास को पटरी से कौन उतारता है? असमानता, समावेशी ना होना। देखिए, जब हम कहते हैं आर्थिक विकास को पटरी से उतार देना, तो आपका जो जवाब है वो दूसरा हिस्सा है। फर्स्ट में भ्रष्टाचार, ठीक, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, मानव पूंजी का सर्वश्रेष्ठ और अधिकतम उपयोग नहीं कर पाना। विकास की पटरी को उतारने के कारणों को हम दो वर्ग में बांटते हैं। एक है आपका प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित। अब प्राकृतिक है, अब अगर आप देखें कि 2020-21, 2021-22 और 2019-20, ये 3 वर्ष आप लीजिए। 2019-20 में हमारी विकास की दर नीचे आ चुकी थी और 2020-21 में हम नकारात्मक हो गए और 2021-20 में जो आंकड़े हमको, 21-22 में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, वो आपके आधार की वजह से है, ऊपर दिख रहा है। तो पहला अगर हम कारण, प्राकृतिक कारण देखूं तो युद्ध, ये आपका जो भूकंप है, बीमारी है, महामारी है, ये सारी चीजें हैं जो आपकी विकास को पटरी से उतार सकते हैं। और आपके सामने उदाहरण है किस तरीके से कोरोना ने पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। और दूसरी ओर हमारा मानव निर्मित है। मानव निर्मित जैसे युद्ध, आज हम लोग रूस और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो रही है और हमारे देश पर और असर पड़ रहा है क्योंकि हम पहले ही महामारी के दौर से गुजर रहे थे। तो आज देखिए, रुपया अगर 76-77 रुपए पे पहुंच गया तो जाहिर सी बात है कि हम जो कुछ भी आयात करेंगे हमको उसके लिए ज्यादा चुकाना होगा। ज्यादा चुकाना होगा इसका मतलब हमको ज्यादा पैसे कीमत के तौर पर वसूलनी होगी और यह एक पूरा दुष्चक्र बनता जाएगा। तो हमको इन कारकों को दो हिस्सों में बांटना है जो विकास को पटरी से उतार सकते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक।
और फिर उन दोनों का विश्लेषण करना है। जैसे आपसे अगर प्रश्न आया कि आर्थिक विकास को पटरी से उतारने में कारकों की भूमिका क्या है, किस तरह के कारक होते हैं, तो आप इसका जवाब इस तरीके से लिखें कि इसको हम लोग दो समूह में बांटेंगे और फिर उन दो समूह को आप उदाहरण देकर के बताइए। जैसे मैंने आपको महामारी का उदाहरण दिया और फिर मैं आपको युद्ध का दे रहा हूं, और ऐसे हर समय में, ये हर काल में ऐसी स्थिति रही है। आप याद करिए कि कोरोना के पहले की महामारी जो कि 1930 में स्पेन में आई थी, जिसको हम लोग फ्लू के नाम से जान रहे हैं, उसने भी उतना ही कहर ढाया, उसने भी पूरी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। क्योंकि उस समय में इतना ज्यादा आपका इंटरलिंक्ड नहीं था, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी, तो हमको शायद उसका असर उस व्यापक पैमाने पर देखने को नहीं मिला जो हमने 2020-21 और 2021-22 में देखी है। क्योंकि अब जो है पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जब उन कारकों का आप जिक्र करोगे तो आप इस तरीके से जिक्र करोगे, और हो सकता है कि आपको यह स्पष्ट सीधे तौर पे आपसे प्रश्न ना पूछा जाए, घुमा करके पूछा जाए, लेकिन अगर कभी भी पूछा जाए तो ये आप करना। और मुझे लगता है कि अभी के समय में विकास को लेकर के इस तरह के सवाल आ सकते हैं इस बार के आपके प्रश्न में। फिर है कि मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण करेगा जो योजना के सभी पहलुओं के लिए प्रत्येक चरण का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हो। दरअसल क्या है कि हमको एक सिस्टम चाहिए। जैसे आपने अभी बात कही सरकार की नीति। सरकार की नीति क्या होती है? एक ऐसी व्यवस्था जिससे एक उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, एक ऐसी परिभाषा, एक ऐसा कार्य जिससे आप एक उद्देश्य को हासिल कर रहे हैं, वो आपकी नीति है। सरकार कोई नीति बनाती है तो उसका एक उद्देश्य होता है। आप उस उद्देश्य पर सवाल उठा सकते हो कि वो उद्देश्य सही है या गलत है, लेकिन उद्देश्य को हासिल करने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आपके नीति के तौर पर जानी जाती है। नीतियां बनाई क्यों जाती है? नीतियां इसलिए बनाई जाती है ताकि जो सरकार का लक्ष्य होता है, सरकार का लक्ष्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना, उस कल्याणकारी राज्य की तरफ हम बढ़ सके, इसलिए आपने नीति बनाई। अब नीति बनाने के बाद जो अगला कार्य होता है कि नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए आपके पास मशीनरी क्या है, आपके पास व्यवस्था क्या है। योजना आयोग ने उसी बात की चर्चा की कि आप एक योजना बना रहे हो, प्राथमिकता तय कर रहे हो, नीति बना रहे हो, क्रियान्वयन के लिए क्या कर रहे हो। तो आप एक मशीनरी बनाओ, एक व्यवस्था विकसित करो जो कि उसके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे। फिर अगला क्या था कि प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करेगा और ऐसी नीति और उपायों के समायोजन की सिफारिश करेगा जो ऐसे मूल्यांकन की दृष्टि से आवश्यक हो। मिड टर्म रिव्यू, आप सभी लोग जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो तिमाही परीक्षा होती थी, छमाही परीक्षा होती थी और सालाना परीक्षा होती थी। तो आप किसको गंभीरता से लेते थे? तिमाही छमाही तो ऐसे ही निकाल देते थे। योजना आयोग में भी यही परेशानी हुई कि जो ये मिड टर्म रिव्यू है, ये जो मध्यावधि समीक्षा है, ये इसलिए किया गया था ताकि अगर 5 साल में 1 साल हमने अच्छा नहीं किया, हमने 2 साल अच्छा नहीं किया, तो हमको पता होना चाहिए कि अगले 3 वर्ष में हम क्या करें जिससे कि पहले 2 वर्ष में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। जैसे आपने छमाही परीक्षा में आपके अंक अच्छे नहीं आए हैं या तिमाही में अंक अच्छे नहीं आए हैं, तो आप कोशिश यही करोगे ना कि सालाना परीक्षा में जो कुछ भी कमी है उसकी आप भरपाई कर सको, इसीलिए आपको अंक समय पर दिए जाते हैं। लेकिन उसको करने के बाद भी अगर आप समीक्षा नहीं कर पाए तो आपकी योजना नाकाम हो जाती है। तो योजना आयोग ने इस बात पर जिक्र किया गया इसके प्रस्ताव में कि हम इसका समय समय पर मूल्यांकन करेंगे और समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट यानी कि बदलाव की सिफारिश होगी जिससे कि वो योजना एक सफल हो सके, और ऐसी अंतरिम तथा सहायक सिफारिशें करेगा जो उसके लिए निर्धारित कार्यों के निर्वहन अथवा मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों, वर्तमान नीतियों, उपायों और विकास कार्यक्रमों पर विचार करने उसे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा इतनी बड़ी लाइन
सलाह के लिए संदर्भित ऐसी विनिर्दिष्ट समस्या की पड़ताल के लिए समुचित हो। भगवान बचाए जिसने लिखा होगा वो। लेकिन इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि आप फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी आप समझते हो। आप अगर एक बिल्कुल रिजिड हो जाओ, जिद्द पे हो जाओ, जिद्द होनी चाहिए सफलता हासिल करने के लिए। जिद्द यह नहीं होनी चाहिए कि सफलता की रणनीति हम यही रखेंगे। रणनीति में आपको बदलाव करते रहना है। और योजना आयोग के भी प्रस्ताव में इसी बात का जिक्र किया गया कि आप फ्लेक्सिबल होइए, यानी कि समय, परिस्थितियां और जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी नीतियों में भी बदलाव करें, तभी आपकी योजना जो है वो कामयाब होगी। जो शुरुआती जो स्तर बनाया गया था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, और ये जो थे सदस्य थे वीटी कृष्णमाचारी, जीएल मेहता, आरके कौल, सेक्रेटरी थे आरएन पिल्ले, और उप सचिव जो थे वो तरलोक सिंह थे। एक और बात कही गई कि योजना आयोग मंत्रिमंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और सिफारिश के आधार पर जो मंत्रिमंडल है वो फैसला करेगा। और योजना आयोग के कार्य का राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों के भावी कल्याण का निर्णायक प्रभाव पड़े। यानी कि हम जो विकास दर की बात कर रहे हैं इसमें दो तथ्य हैं। एक तो होता है विकास होना, और दूसरा होता है कि विकास का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों का होना। और इसी में अब एक नई पंक्ति जुड़ गई है कि विकास का फायदा समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, जिसको हम लोग कहते हैं समावेशी विकास। यानी कि विकास आपका अगर सीमित हो तो वो आपका हमेशा एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा, लेकिन विकास अगर समावेशी हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो तभी जाकर के वो विकास फायदेमंद होगा। और इसी बात का जिक्र योजना आयोग के उसमें प्रस्ताव में किया गया। अब हम अलग अलग योजनाओं की चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 12 योजनाएं हमारे यहां हुई और उसके अलावा कई सालाना योजनाएं हुई। तो अगर पहली योजना की हम लोग बात करें तो 1951 से 1956 तक, और ये हैरेट डोमर मॉडल है, जो कि हैरेट डोमर बेसिकली अर्थशास्त्री थे जिन्होंने संसाधनों के लिए, इस्तेमाल के लिए किस तरीके से करना है, उसका आवंटन क्या करना है, इसका उन्होंने प्रस्ताव दिया था। इसमें जो कृषि था उसके ऊपर काफी हमने विकास करने की बात कही थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना को एक सफल पंचवर्षीय योजना के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि सालाना विकास दर 3.8% रही थी। और सफल इसको क्यों कहा जाता है? आप अगर देखिए कि अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें, हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली और 1950 में हमारा देश संविधान बना पाया, और 1951 से योजना शुरू हुई। यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था 1940 से, अगर आप 1930 से ही कहिए, जब वो मंदी, और जो हमने विश्वव्यापी मंदी देखी थी अमेरिका में 1929-1930 में, और दूसरी तरफ हमने देखा कि कई राज्यों में अकाल जैसी परिस्थितियां थी, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो दरअसल 1925 से लेकर के 1950 तक हमारी जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो बहुत ही विषम दौर से गुजर रही थी। और उस विषम दौर से गुजरने के बाद जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई तो प्रश्न चिन्ह बना कि क्या यह कामयाब होगा। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने विकास के बहुत ऊंचे दर को नहीं रखा था, नीचे ही रखा था, लेकिन अगर हमने 3.8% की भी विकास दर को हासिल किया, इसलिए उसको कामयाब माना जाता है, क्योंकि पिछला 25 वर्ष जो है वो बहुत ही विषम था। दूसरे अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 के बीच पीसी महालनोबिस, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े सांख्यविद हैं, उनका फॉर्मूला था, उनका मॉडल था, और यहां पर जो मुख्य लक्ष्य था वो औद्योगिक विकास था। तो अब आपने देखा पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और दूसरी में हम लोग आ गए उद्योग के ऊपर आ गए। यह योजना भी कामयाब रही। 4.1% की विकास दर, सालाना विकास दर औसतन हासिल की गई। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो 1951 से 1956 के बीच में था वो यदि 3.8%, उसके ऊपर आप 4.1% की दर से विकास कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक कामयाब योजना मानी जाएगी। फिर आया तीसरा 1961 से 1966, और यहां पर आपके सामने एक नाम आ रहा है, गाडगिल फॉर्मूला। ये आप लोगों ने पढ़ा है, गाडगिल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला,
यह भी नहीं पढ़ा है। दरअसल गाडगिल फॉर्मूला जो कि यह है कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, किस अनुपात में किया जाए, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया, एक फॉर्मूला दिया कि आबादी के हिसाब से यह हो, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यह हो। उसके कई तथ्य हैं जिसके आधार पर उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और इस फॉर्मूले को तीसरे पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। बाद में प्रणब मुखर्जी के अंडर में एक कमेटी बनी, एक समिति बनी, जिन्होंने इस फॉर्मूले में बदलाव की सिफारिश की और उस फॉर्मूले को कहा जाता है गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। संसाधनों के आवंटन का जो पहला प्रारूप था वो आपका गाडगिल फॉर्मूले पे आया और संसाधनों के आवंटन का जो संशोधित प्रारूप था वो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के तौर पे आया। और उस फॉर्मूले को अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास है उसकी एक कॉपी, मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले में जो आबादी का था वो 60% था, प्रति व्यक्ति आय का 10% था, कर सुधार के प्रयासों का 10% था, सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं के लिए 10% था और विशेष योजनाओं की परियोजनाओं के लिए 10% था। यानी कि ये 100% आवंटन के लिए ये एक फॉर्मूला था। 60, 10, 10, 10, 10। 60% आबादी के लिए, 10% प्रति व्यक्ति आय के लिए, कर सुधार के प्रयास के लिए 10%, ऑनगोइंग यानी कि जो चालू सिंचाई और बिजली परियोजना है उनके लिए 10% और विशेष जो समस्या है उसके लिए 10%। और ये चौथे और पांचवें पंचवर्षीय योजना में भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसमें जरूरत महसूस की जाने लगी कि समय के हिसाब से, क्योंकि एक हमारे लिए एक बड़ी समस्या यह भी थी कि पूर्वोत्तर के कई राज्य ऐसे थे जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। और जैसे हमारे देश में अगर आप देखेंगे कि जब वित्त आयोग की सिफारिशें आती हैं उसमें एक बड़ी चर्चा चलती है और आपने कई बार यह भी सुना होगा कि कुछ राज्य कहते कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे बिहार है, उड़ीसा है, ये कहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो विशेष राज्य है और साधारण राज्य है, इन दोनों के बीच का अंतर सबसे बड़ा क्या होता है? ये जो चर्चा चलती है विशेष राज्य बनाम विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आप इसको और भी सरल कर लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मदद केंद्र सरकार से मिलेगी, है ना। बाकी आप जब आपको प्रश्न पूछा जाए कि विशेष राज्य बनाम सामान्य राज्य के बीच के अंतर को आप करें, तो पहला आप यही कहिए कि विशेष राज्य क्यों बनना चाहिए, क्योंकि आपकी परिस्थितियां आपको इस बात के लिए मजबूर कर रही कि आप उस विकास को हासिल नहीं कर पाते हैं जो दूसरे राज्य कर पा रहे हैं। जैसे पहाड़ी राज्य है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, या अब ऐसे राज्यों की बात करें जिनमें, अब जैसे बिहार की बात करें, बिहार का जब बंटवारा हुआ 2000 में तो पूरा मिनरल बेल्ट झारखंड में चला गया। तो बिहार के पास जो अपने रिसोर्सेस थे, जो प्राकृतिक संसाधन थे, वो काफी कम हो गए। तो जाहिर सी बात है कि उसके विकास के ऊपर उसका काफी बुरा असर हमको देखने को मिला। इसीलिए बार बार ये चर्चा चली कि बिहार को हमको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। उड़ीसा का भी कहना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उड़ीसा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अकाल ऐसी परिस्थितियां बनती रही है। तो कई राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा देने की बात चलती है। यहां पर जो मूल मुद्दा आता है कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए। तो ये जो गाडगिल फॉर्मूला है या गाडगिल मुखर्जी जो फॉर्मूला है, ये इन्हीं चीजों के ऊपर डील करता है कि आपके संसाधन के आवंटन के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब इसमें एक जो बड़ा प्रश्न था, प्रति व्यक्ति आय। अब अगर प्रति व्यक्ति आय की अगर हम तुलना करें तो महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, गुजरात में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, लेकिन अगर हम उसकी तुलना करें बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तो वो प्रति व्यक्ति आय कम है। तो ऐसे में उन राज्यों को फायदा मिल जाएगा जहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। इसीलिए इस फॉर्मूले में बदलाव करने की बात हुई कि प्रति व्यक्ति आय का जो एक 10% दिया जा रहा है, और कई ऐसे तथ्य हैं जैसे आपके बिजली परियोजना है, सिंचाई की परियोजना है या कर सुधार है, उसमें किस तरीके से बदलाव किया जाए। तो गाडगिल फॉर्मूला और गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला संसाधनों के आवंटन का एक फॉर्मूला उन्होंने बताया। पहले जो गाडगिल साहब का फॉर्मूला था उसमें बदलाव किया गया और यह बात लंबे समय तक चलती रही। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे तो समय समय पर यह मांग चलती रही है कि गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले को नए स्वरूप में लेकर के आया जाए। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से चलते हैं, जहां पर 41% राज्यों को
हिस्सेदारी दिया जाना है और उसके अलावा अनुदान उनको जो है अलग अलग मद में देने की बात होती है। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गाडगिल फॉर्मूले का जिक्र हुआ था और उसमें यहां पर जो लक्ष्य था, अब अगर आप देखें पहले लक्ष्य, पहली योजना और दूसरी योजना, पहली योजना कृषि, दूसरी योजना उद्योग और तीसरी योजना में आ गया कि अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। हम लोग अभी अलग अलग क्षेत्र की बात कर रहे थे, अब हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करने लगे और यह योजना नाकाम हो गई। उसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत चीन युद्ध। 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ उसमें हमें करारी हार मिली और हमारे संसाधन जो है वो काफी उसमें जाया हो गए, नष्ट हो गए, नुकसान हो गया और उसकी वजह से पूरा जो हमारा लक्ष्य था आर्थिक विकास का वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे चला गया। तो तीसरी योजना जो है वो नाकाम हो गई। 5.6% सालाना विकास दर का लक्ष्य था लेकिन हासिल हुआ सिर्फ 2.4%। लेकिन एक बात था कि 65 के युद्ध का वो असर नहीं हुआ जो कि 1962 वाले जो चीन युद्ध का असर था। मतलब अगर आप देखोगे कि कई तरीके से आप में उसका नुकसान ज्यादा हुआ। एक तो कोई भी युद्ध हो आपको नुकसान करता है, इससे कोई इंकार नहीं करता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि अगर 2 युद्ध हम देख रहे हैं तो एक युद्ध में अगर 10 का नुकसान है तो दूसरे में 8 का नुकसान है, 7 का नुकसान है। इस संदर्भ में आपको देखना चाहिए। तो इसीलिए उसके बाद एक योजना अवकाश लिया गया, यानी कि हम वहां पर 1966 से 1969 तक एक एक वर्ष की योजना बना करके चले, क्योंकि ये पहले 3-5 जो थे 15 वर्ष का अनुभव हमारे पास था और हमें यह देखने को मिला कि जो हमने शुरू में चर्चा की थी कि बीच में हमें समीक्षा करनी है, हमें एक रीप्रायोरिटाइजेशन करना, प्राथमिकता नए सिरे से तय करनी है। तो हमारे पास एक योजना अवकाश काल की अवधारणा आई। ये 1 वर्ष की योजना थी और यहां पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को भी महत्व देना है। आप देखेंगे कि अगर इन 3 वर्षों में, इन 3 पंचवर्षीय योजना में कृषि की स्थिति जो थोड़ी बहुत बेहतर हुई थी और इस दौरान आपको याद होगा हरित क्रांति भी हमने देखा, इस दौरान हमने श्वेत क्रांति भी देखा और उसके बाद ये स्थिति थी कि अब हमको इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अब आइए चौथी 5वीं योजना। चौथी योजना क्या थी? 1969 से 1974 तक। अब यहां पर आप इसका लक्ष्य देखिए क्या है, स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता, यानी कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। विकास दर ही ना हो बल्कि विकास दर में निरंतरता बनी रहे। ऐसा ना हो कि एक साल आप 5% करें, दूसरे साल 3% पे आ जाए, फिर तीसरे साल आप 7% पे पहुंच जाए, फिर घट करके 2% पर आ जाए। यह अच्छी स्थिति नहीं है। तो एक निरंतरता बनी रहे और एक आपका आत्मनिर्भरता बनी रहे। और पहली बार हमने गरीबी हटाओ का नारा सुना। यह जब आपको याद होगा चुनाव का नारा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसके बाद ये योजना अगर आप कहें तो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रही, क्योंकि उस समय में राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिली और पिछला जो हमने वार्षिक योजना से जो हमको मिलना चाहिए था वो उस तरीके से हमको हासिल नहीं हुआ। तो हमारी विकास दर 3.3% तक ही रही। अब आइए 5वीं में भी कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया, लेकिन कृषि को ज्यादा प्राथमिकता थी। यह योजना थोड़ी कामयाब रही क्योंकि हमारी विकास दर जो थी वो थोड़ी बेहतर हुई। 4.4% का लक्ष्य था, 4.8% का विकास दर हासिल हुआ। लेकिन यह योजना 1 साल पहले खत्म कर दी गई। उस समय में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 1 साल पहले यह खत्म कर दिया, जिसके बाद आया रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान जो था दरअसल एक तरीके से सालाना योजना का ही एक स्वरूप था, बस फर्क यह था कि हम ट्रांजिशन देख रहे थे, हम एक योजना से दूसरी योजना में जा रहे थे। फिर 6ठी योजना आया। 6ठी योजना में गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता और मूल्य नियंत्रण को खत्म करना, यह सबसे बड़ा डिजास्टर कदम हुआ था। रोलिंग प्लान, दरअसल रोलिंग क्या होता है कि रोलिंग शब्द 2 शब्दों में 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक होता है कि आप जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें, और एक होता है कि ट्रांजिशन के तौर पे आप यूज करते हैं, बदलाव के लिए आप यूज करते हैं। जैसे आप देखोगे ना, सामान जब लाया जाता है तो कई बार होता है ना, वो रोल्स होते हैं, रोल्स पर सामान को लिटा दिया जाता है। सामान जैसे आपने
मेट्रो स्टेशन में आप देखते हो जो आपका सामान चेक होता है उसमें क्या लगा होता है, रोलर होता है। वो रोलर आपके सामान को आगे बढ़ाता है, यानी कि उसको गति देता रहता है और निरंतरता बनी रहती है। जितने रोलर्स होते हैं वो एक साथ एक गति से चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बीच का रोलर बहुत तेजी से भागेगा और एक रोलर बहुत स्लो रहेगा। तो दरअसल ये एक निरंतरता बनाने की कोशिश है। चूंकि 1 साल पहले खत्म कर दी गई थी और कोशिश ये थी कि जो हमने अभी कार्यक्रम शुरू किया है उसमें कोई ब्रेक ना लगे, इसलिए उसको निरंतरता बनाने के लिए यह रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी। यह भी 1 साल का था। 1966 से 1969 के बीच में 3 एक वर्ष की योजना बनी और हर योजना का अपना अपना लक्ष्य था। यह जो योजना बनी, यह दरअसल उस योजना को जो 1 साल पहले खत्म किया गया था उसमें निरंतरता बनाए रखने की कोशिश थी, लेकिन वो 1 वर्षीय योजना बन गई। इसका लक्ष्य इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना का ही लक्ष्य था। उस समय का जो लक्ष्य था वो अलग अलग था, उसके जो उद्देश्य थे वो अलग अलग थे। यह कोशिश थी निरंतरता बनाए रखने की। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि राजनीतिक तौर पे जो बदलाव हुआ था, जो राजनीतिक जो सोच है उसमें जो बदलाव हुआ था, उसकी वजह से भी यह योजना में बदलाव किया। यह दरअसल अब आप समझ गए कि वो 3 एक वर्ष की योजना थी जिसके अलग अलग उद्देश्य थे। यहां पर उद्देश्य वही थे, सिर्फ उसके क्रियान्वयन की जो स्थिति थी उसमें बदलाव किया गया था। इसीलिए इसको एनुअल प्लान नहीं कहा गया, इसको रोलिंग प्लान कहा गया। और फिर आया छठी योजना में जो एक बड़ी बात थी, फैमिली प्लानिंग की बात थी, लेकिन एक जो डिजास्टर हुआ था वो था सरकार का मूल्य नियंत्रण खत्म करना। राशन की दुकान, आज भी हम सभी जानते हैं कि जब हम लोक कल्याण की बात करते हैं तो उसमें राशन की दुकान की काफी ज्यादा अहमियत है। और उस समय में सरकारी स्तर पर जो मूल्य नियंत्रण खत्म किया गया, उसके असर, उसके नतीजे बहुत अच्छे देखने को नहीं मिले थे। उसके बाद इसमें बदलाव भी किया गया, लेकिन जो इसका नुकसान होना था वो काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिला। ये एक योजना जरूर सफल रही थी, क्योंकि हमारा उस समय जो टेक्नोलॉजी है उसने भी कुछ हद तक मदद की, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मदद की थी। लेकिन हां, यह योजना कामयाब रही, क्योंकि सालाना विकास दर, अभी तक आपने देखा कि हमने योजना की सफलता का पैमाना क्या देखा है, सालाना विकास दर। कि सालाना विकास दर का जो लक्ष्य है उससे कम है या उससे ज्यादा है। और यह हमारी योजना की सबसे बड़ी खामी रही है कि क्या आर्थिक विकास का पैमाना सिर्फ और सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद हो या कुछ और भी देखा जाना चाहिए। कुछ और क्या देखा जाना चाहिए, मानव संसाधन का क्या विकास हुआ, यह देखा जाना चाहिए कि गरीबी में कितनी कमी आई, यह देखा जाना चाहिए कि शिक्षा में एनरोलमेंट किस स्तर पर बढ़ रहा है। लेकिन हमारे यहां जो पूरी आर्थिक नियोजन की सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि हम लोग विकास को मापते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के आधार पर। और यह पूरी योजना व्यवस्था की एक बड़ी नाकामी भी कही जा सकती है। और यही वजह है कि आज भी हमारा पूरा जो विकास का फॉर्मूला है वो सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि हमको 7% विकास दर हासिल करनी है या 8% करनी है या 9% करनी है। हम इस बात पर चर्चा नहीं करते कि क्या वो समावेशी है कि नहीं। हम इस बात पर चर्चा नहीं करते कि क्या उसका फायदा शिक्षा के तौर पर देखने को मिल रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य के तौर पर देखने को मिल रहा है कि नहीं। इसीलिए ये सभी जो योजना के सफलता के आंकड़े थे वो हमने उसमें विकास स्तर में देखा। फिर आया सातवीं में एक खास बात यह हुआ कि हमने निजी क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा देने की बात की। अभी तक हमारे लिए सार्वजनिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता था और हम सभी जानते हैं कि पीएसयू को एक समय में क्या कहा जाता था, तो मंदिर के तौर पे सार्वजनिक जो क्षेत्र की कंपनियां होती थी उनको लिया जाता था। और एक ये धारणा था कि अगर देश का विकास करना है तो हमको सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा विकास करना है। लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना तक आते आते इस बात की जरूरत महसूस की जाने लगी कि सरकार अकेले संसाधन मुहैया नहीं करा सकती। विकास के लिए आपको जितने पैसे की जरूरत है वो क्या केवल सरकार दे, शायद नहीं, यह संभव नहीं है। और यही वजह है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990, और देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण काल था 1985 से 90, और इसके ठीक बाद क्या हुआ, हमारा उदारीकरण 1991
सब कुछ बदल गया। तो ऐसा नहीं हुआ था कि 1991 में जो हुआ वो रातों रात हुआ हो। उसका आधार आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी हमको देखने को मिला, जब निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। यह तो एक संजोग कह लीजिए और एक इसका दुर्भाग्य कह लीजिए कि खाड़ी युद्ध हो गया, और खाड़ी युद्ध ने बहुत सारी हमारी कमियों को उजागर कर दिया। और सबसे बड़ी कमी क्या उजागर हुई कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना नहीं था जिससे कि हम 15 दिन से ज्यादा के लिए कच्चा तेल आयात कर सके। तो बात क्या आई कि हमको सोना भेजना है, और यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1991 में एक बार नहीं 2 बार सोना भेजा गया था बाहर। हम लोग सभी ये जानते हैं कि 1991 में एक बार सोना भेजा गया, और 1991 में जो 2 बार सोना भेजा गया, वो एक बार जो सोना था वो स्टेट बैंक के वॉल्ट से गया था, और दूसरी बार जो सोना गया था वो रिजर्व बैंक के वॉल्ट से गया था। जो स्टेट बैंक के वॉल्ट में सोना था वो दरअसल तस्करों से जब्त किया हुआ सोना था, और जो रिजर्व बैंक के वॉल्ट में था जो कि भारत सरकार के अर्जित किया हुआ सोना था। तो ये 1985 से 1990 के बीच में जब योजना का स्वरूप तैयार हुआ तो इसका उद्देश्य काफी अच्छा था, लेकिन खाड़ी युद्ध ने सारे गणित बदल दिए, और उसके बाद जरूरत पड़ी कि हमें अपनी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी पूरी आर्थिक नीति को बदलना है। और इसी वजह से आप देखोगे कि 1991 जुलाई का महीना, 2, 3, 4 जुलाई, ये 3-4 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक इतिहास में, क्योंकि उदारीकरण की तमाम जो नीतियां हैं वो इन्हीं तारीखों में आई। पहले तो बजट शाम को पेश होता था, तो बजट शाम को जो पेश हुआ उसमें जो बदलाव किया गया, उसके पहले दिन में पूरी की पूरी आर्थिक नीति बदल दी गई, औद्योगिक नीति बदल दी गई, विदेशी निवेश की इजाजत दे दी गई। उसके अलावा आपके जो निजी क्षेत्र थे उनको ज्यादा बढ़ावा दिया गया। तो ये जो 2 काल था 1985 से 1990, और इस समय में एक और बड़ी परेशानी हो गई, राजनीतिक अस्थिरता। तो कहते हैं ना, कोर में खाज वाली कहानी हो गई है कि एक तरफ हम खाड़ी युद्ध की परिस्थिति देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हम ट्रांजिशन में बदल जा रहे हैं, और दूसरी तरफ राजनीतिक संकट आ गया। चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई, और चंद्रशेखर जी की सरकार जब गिरी, उस समय में जो उदारीकरण का खाका तैयार किया गया था, जिसे बाद में पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार जब बनी, जिसमें मनमोहन सिंह साहब वित्त मंत्री बने, उसमें उन्होंने उसी चीज को आगे बढ़ाया। अब यह कह लीजिए कि एक संयोग है कि वो पूरा का पूरा श्रेय मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव साहब की सरकार को चला गया, जबकि उसका असली आधार चंद्रशेखर साहब के सरकार के समय में बना। और उस समय जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा साहब थे। अब ये अलग बात है, वो भी सिन्हा थे, मैं भी सिन्हा हूं, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन हकीकत यह है कि चंद्रशेखर साहब के समय में अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए जो बड़े बदलाव का खाका खींचा गया था, वो हमको देखने को मिला 8वीं पंचवर्षीय योजना में। क्योंकि बीच में हमने देखा कि बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता थी, तो एक बार फिर वार्षिक योजना आ गई। तो ये तीसरा मौका था जब हमारे देश में पंचवर्षीय योजना में ब्रेक लगा। पहला ब्रेक 1966 से 1969, दूसरा ब्रेक 1978-79, और तीसरा ब्रेक फिर 1990-91 और 91-92 में देखने को मिला। और यह ब्रेक इसलिए था क्योंकि पूरी तरह से हमने राजनीतिक अस्थिरता देखी, और वैश्विक स्तर पर भी बड़े पैमाने पर हमने अस्थिरता देखी। 8वीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उदारीकरण के ठीक बाद की योजना थी, और इस योजना में जरूरत इस बात की थी कि किस तरीके से हम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में संतुलन बनाएं, संतुलन बिठाने की कोशिश करें। यह एक सफल योजना रही, और यही वजह है कि 1991 के प्रयासों की जब कभी भी का आकलन किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर क्या रही, और वो विकास दर हमने देखा 6.8% की विकास दर रही। फिर आया 9वीं में भी हमने देखा कि न्याय की हमने बात की, इक्वालिटी की बात की, लेकिन ये योजना बहुत ज्यादा कामयाब नहीं थी। राजनीतिक अस्थिरता भी इस दौर में आपने देखा। इंदर कुमार गुजराल साहब की सरकार बनी, देवेगौड़ा साहब की सरकार बनी,
और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार बनी, जो पहली सरकार 13 दिन की थी, और फिर दूसरी सरकार वो 13 महीने की बनी, उसके बाद जाकर के 5 साल के लिए हो पाए। तो हमने इस दौरान राजनीतिक काफी ज्यादा हमने एक अस्थिरता देखी। तो एक बात तब आपको साफ हो गया कि राजनीतिक अस्थिरता भी विकास दर को प्रभावित करती है, और हर चरण में हमने देखा कि यह होता रहा है। तो इसीलिए कई बार यह बात कहेगी कि एक स्थिर सरकार चाहिए जो कि विकास की दर को बढ़ा सके। तो जब राजनीति और अर्थनीति के बीच को अगर आपको संबंध बिठाना हो तो आप इस तरह के उदाहरण दे सकते हो कि किस तरीके से उसने अर्थनीति को प्रभावित किया, किस तरीके से उसने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। अब आइए अगला, जो कि 10वीं, 11वीं और 12वीं है। हम लोग सबसे ज्यादा जो चर्चा करते हैं वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना की। और 12वीं पंचवर्षीय योजना हम सभी जानते हैं कि ये आखिरी पंचवर्षीय योजना रही है, और ये 31 मार्च 2017 को खत्म कर दिया गया। और इसके बाद ये हुआ कि हमारे पास कोई भी 5 साल की योजना नहीं रहेगी। इसकी जगह पर 15 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म, एक दीर्घकालिक योजना का खाका खींचा गया। उसका कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये वो आखिरी योजना थी जो हम पंचवर्षीय योजना की बात कर सकते हैं। तो 1951 से शुरू हुआ सफर 2017 में रुक गया। अच्छा है, बुरा है, वो अलग चीज है। अब सवाल यह उठता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि योजना आयोग क्यों विफल रहा, तो क्या जवाब होगा? तो एक जो बड़ी बात आपने कही, जो बहुत अच्छा आपने लाइन लिया, टॉप्स डाउन अप्रोच, यानी कि हम यहां से बैठ करके तय करें कि किसको क्या करना है, कहां पर कितना संसाधन जाना है। अब परेशानी क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं कि नीचे के स्तर पर क्या परेशानी है, उसको हम कैसे समझेंगे? बंद कमरे में बैठ करके बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के एक सुदूर गांव की कहानी अगर हमें समझनी हो, अगर हम उनसे फीडबैक नहीं लेंगे तो नतीजा क्या होगा कि जो हम योजना बनाएंगे वो योजना कामयाब नहीं हो सकती है। तो योजना आयोग को लेकर के जो सबसे बड़ी आलोचना यही होती रही है कि ये योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच अपनाता रहा। दूसरा, इसके पीछे यह कहा गया कि यहां पर आवंटन में केंद्र का दबदबा होता था, पैसे आपको मिलने हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना, भारत एक देश है जिसमें 28 राज्य हैं। भारत एक केंद्र है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का स्वरूप क्या है? कोई भौगोलिक स्वरूप है, लेकिन राज्य सरकारों का भौगोलिक स्वरूप है। राज्यों को मिलाकर के केंद्र बना है, ना कि केंद्र से राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो अब जब राज्यों का भौगोलिक स्वरूप है तो हमारी पूरी नियोजन व्यवस्था में राज्यों को हमको ज्यादा महत्व देना है। तो वहां पर हमको टॉप डाउन की जगह पर हमको क्या करना है? बॉटम्स अप अप्रोच लेना है। और ये योजना आयोग को लेकर के जो आलोचना की जाती थी, और ये जो बात बार बार कही गई कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग क्यों, उसमें एक जो बड़ा मुद्दा था, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि टॉप डाउन अप्रोच है। दूसरा यह होता था कि संघीय ढांचे में केंद्र का दबदबा। यह कहा जाता रहा कि केंद्र सरकार जो है वो अपना ज्यादा उसमें मनमानी करती है, और उस मनमानी करने में योजना आयोग एक हथियार बनता है। यानी कि आपको याद होगा कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आते थे, योजना आयोग में बैठ के करते थे, और वहां से जो कुछ भी उनको मिलता था फिर बाहर आकर के अपनी आपत्ति, अपनी नाराजगी जाहिर करते थे। और मौजूदा प्रधानमंत्री उस समय में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि हमें हर बार आकर के एक गिड़गिड़ाना पड़ता है। और ये तमाम राज्यों की शिकायतें थी, और यह भी कहा जाता था कि राजनीतिक तौर पर उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। जो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, जिस पक्ष की सरकार केंद्र में है उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है, और जिसकी सरकार केंद्र में नहीं है उसको नुकसान हो रहा है। ये सारी आलोचनाएं की जाती रही। और एक जो था कि राज्यों की योजना आयोग के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं था। उनका यह भी कहना होता था कि हम एक चुनी हुई सरकार है,
और ये जो है वो एक ऐसी संस्था है जहां पर सरकार के प्रतिनिधि होते हैं जो अफसर के तौर पर भी हो सकते हैं। तो एक चुनी हुई सरकार के साथ उस तरीके का व्यवहार करना वो कहां तक सही है, और उसकी वजह से इसके स्वरूप को बदलने की बात की गई। और फिर इसी बदलाव के तहत जो हमारे पास आया वो था नीति, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो नीति हमारा बना और इसका प्रस्ताव जो कि 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने जारी किया, और इस प्रस्ताव में शुरुआत की गई महात्मा गांधी के कोट से। यह उस प्रस्ताव का मूल है, यह उसकी बिल्कुल कॉपी है। उस प्रस्ताव में क्या कहा गया? सतत विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति हमेशा, अब यह शब्द पे गौर करिएगा, हठ धर्मिता को बनाए रखने की कोशिश करता है, स्वयं को भटकाव की ओर ले जाता है। यानी कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाना है, क्या वो लचीलापन था? हो सकता है कुछ लोगों की नजर में था, कुछ लोगों की नजर में नहीं था, लेकिन ये नीति आयोग की गठन का एक बड़ा आधार बना। जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि एक जो कि आलोचना की जाती थी कि वो राज्यों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं, टॉप्स डाउन अप्रोच है जो नहीं चलने वाला है, जबकि हमें जरूरत है बॉटम्स अप अप्रोच की, यानी कि जमीनी स्तर पर जो कुछ भी जरूरतें हैं उसका खाका वो भेजे और उसके हिसाब से नीतियां बने, उसके हिसाब से संसाधनों का आवंटन हो। तो ये जो प्रस्ताव में कहा गया, सबसे बड़ा प्रस्ताव जो, अगर मैं आपको 1 जनवरी 2015 की बात कर रहा हूं, ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का रिजोल्यूशन है जिसको नोटिफाई किया गया। इस नोटिफिकेशन को आप ई गजेट पे जाकर के भी देख सकते हो, ये उसी की कॉपी है। दोनों उस भाषा में है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। मैंने हिंदी में लाने की कोशिश की है, और इसमें जो एक आपको, जो मैं जिस पैराग्राफ पे आपको ले जाना चाहता हूं वो इस पैराग्राफ पे, यहां पर आप देखें कि जो हम लोग कहते हैं ना, संघवाद की बात करते हैं, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, हमने जैसा आपसे शुरू में कहा कि केंद्र सरकार का अस्तित्व क्या है और राज्यों का अस्तित्व क्या है, हमको यह समझना है। और जहां पर राज्यों का एक भौगोलिक स्वरूप है, क्या हम उस भौगोलिक स्वरूप को वही महत्व दे रहे हैं? क्या हम एक संघवाद के तौर पर, सहकारी संघवाद के तौर पर चल रहे हैं जिसमें सभी की हिस्सेदारी है? ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर हमें नए सिरे से विचार करने की जरूरत थी, और जो नीति आयोग का प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें इसी बात पर जोर दिया गया कि हमको सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। हम एक ऐसे अलग अलग तरीके से काम नहीं कर सकते कि एक तरफ जो है केंद्र सरकार अपनी स्थिति में चल रहा है, राज्य सरकार अपनी स्थिति में चल रहा है। हालांकि यह भी कहा जाता रहा है कि अगर राजनीतिक तौर पे इसको देखा जाए तो इसके राजनीतिक मायने ज्यादा है बजाय कि आर्थिक। और उसमें एक यह भी कहा जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस समय जो उनका अनुभव था, उस अनुभव ने भी इस योजना आयोग के स्वरूप को बदलने में कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाई। ये भी चर्चा होती है। तो अब जब आप प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग से नीति आयोग के सफर में कौन कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, तो आपको यह लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आर्थिक पहलू तो थे ही, राजनीतिक पहलू भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे। और राजनीतिक व्यवस्था जो पुराने समय से चली आ रही थी उसको बदलना है, किसी न किसी रूप में बदलना है। तो यह बदलने का एक स्वरूप जो आया वो था आपका नीति आयोग का। अब उसमें अलग अलग जो प्रस्ताव, जैसे आपने देखा कि योजना आयोग का जो प्रस्ताव था, योजना आयोग के प्रस्ताव में अर्थव्यवस्था के अलग अलग तथ्यों की, अलग अलग पहलुओं की चर्चा की गई थी। नीति आयोग के प्रस्ताव में भी उन्हीं तथ्यों की विस्तार से चर्चा की गई। और जैसे आप देखोगे कि एक, जैसे कि भारत में बदलाव लाने वाली ताकतें कौन कौन सी हैं। अब अगर आप योजना आयोग बनाम नीति आयोग देखो, योजना आयोग के समय में हमारे लिए कृषि और उद्योग, और अगर आप नीति आयोग में देखो तो कृषि, उद्योग और सेवा, यह विस्तार हो गया। दूसरा बड़ा बदलाव क्या हुआ कि सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कृषि और उद्योग से ज्यादा हो गई।
सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 54% और उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 27 से 28% और बाकी जो बचा वो कृषि की हिस्सेदारी। तो जब 65% आबादी जिस चीज पर निर्भर है उसकी हिस्सेदारी सबसे कम है और जिस क्षेत्र के पे ऊपर आबादी की हिस्सेदारी कम है उसकी हिस्सेदारी जीडीपी में ज्यादा है। तो ये जो बदलाव था, और हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि पूरी विश्व में भारत एक सूचना तकनीक के नेतृत्व के तौर पे देखा जाने लगा। तो ये जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, आर्थिक व्यवस्था में बदलाव हुआ, नीति आयोग ने उस पर जोर दिया। तो आप इस लाइन को देखो कि हमारे उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कृषि और उद्योग की, अब हम लोग बात कर रहे हैं उद्योग और सेवा क्षेत्र की। तो क्या इसका मतलब है कि कृषि हमारे लिए पीछे हो गया? कुछ हद तक ये बात सही है। और आज के दिन में आप देखोगे कि सबसे बड़ा उदाहरण बजट है। बजट में जिस चीज पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है कि उद्योग को क्या मिला, सेवा क्षेत्र को क्या मिला, उसके बाद आता है कि कृषि क्षेत्र को क्या मिला। और ये जो बदलाव है, और इसके पीछे यह भी कहा गया कि जो कृषि से इतर हमको एक व्यवस्था विकसित करनी है, उद्योग को बढ़ावा देना है। यहां पर एक और पहलू महत्वपूर्ण कहा गया, वो था आपका, अब यहां पर कृषि का जिक्र आया, लेकिन कृषि में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल यानी कि तकनीक के इस्तेमाल को लेकर के हमको ज्यादा जोर देने की बात की गई। यानी कि कृषि में हम सभी जानते हैं कि एक बड़ी परेशानी आज के दिन में क्या है? कम उत्पाद, छोटी जोत। हम लोग जानते हैं कि 86% हमारे जो जोत है वो 2 हेक्टेयर से कम है, जिसको हम लोग छोटे और सीमांत किसान कहते हैं। तो ये जब हम लोग 14 करोड़ किसानों की बात करते हैं, उसमें से 12.5-13 करोड़ जो है छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। अब यहां पर अगर हमको कृषि के उत्पाद को बढ़ावा देना है, आगे करना है, जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया नवाचार, इनोवेशन, तो हमको वहां पर इनोवेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। नीति आयोग के प्रस्ताव में भी इस बात पर जोर दिया गया। आप अगर इस पंक्ति को देखें कि भारत की पारंपरिक कृषि में भारत की पारंपरिक ताकत प्रौद्योगिकी में बेहतरी की बदौलत बढ़ी है, हमें अपनी बेहतरी बढ़ाए रखने की जरूरत है, यानी कि कृषि की हिस्सेदारी बढ़े। आपने गौर किया होगा कि कृषि की हिस्सेदारी पिछले 3 वर्ष में थोड़ी बढ़ी है, आज 20% तक पहुंच गई। और उसके पीछे बहुत सारी वजह है। ऐसा नहीं कि जोत का आकार बड़ा हो गया, जोत अभी भी वही है, बल्कि और छोटे भी होते गए, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल जो है उससे बदौलत उसमें यह संभव हो पाया। फिर आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्विक गांव। हम सभी जानते हैं कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, एक वो दौर था 50 और 60 का, जब हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से अलग अलग चलती थी। लेकिन आज के दिन में दुनिया के 190 जो देश हैं जिनको मान्यता एक हम पहचान के तौर पर देखते हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज यूक्रेन की लड़ाई में भारत एक अपनी आर्थिक परेशानियों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। यह आपके वैश्वीकरण का एक परिणाम भी है, वैश्विक गांव में होने का एक परिणाम भी है कि आप हर छोटी छोटी घटना आपके लिए अहम हो जाती है। और ये जब हम योजना का स्वरूप बदल रहे हैं, नियोजन का स्वरूप बदल रहे हैं, उसमें इस तथ्य के ऊपर ध्यान देना था, जो कि इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिलता है। अब अगर आप अगला प्रस्ताव देखें, मध्यम वर्ग। हम सभी लोग इस बात की बार बार चर्चा करते हैं कि देश में आर्थिक विकास असंतुलित है, असमान है। गिनती के लोग हैं जिनके पास बड़े संसाधन हैं और बड़े आबादी के पास संसाधन बहुत ही सीमित है। और एक यही पे चर्चा होती है कि मध्यम वर्ग, जिसकी संख्या लगभग 30 करोड़ मानी जाती है, यह मध्यम वर्ग आपकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो क्या नियोजन में मध्यम वर्ग को हम महत्व दे रहे हैं? क्या योजना में हम मध्यम वर्ग को महत्व दे रहे हैं? नीति में इस चीज को, अगर नीति का प्रस्ताव देखेंगे तो उसमें उसने मध्यम वर्ग को एक खास महत्व दिया, और उस खास महत्व देने के साथ साथ उसका जो परचेजिंग पावर है, उसकी जो क्रय शक्ति है, उसके ऊपर गौर किया। यहां पर आपको एक अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत समझना है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअस साइकिल। ये कभी सुना है आप लोगों ने? क्या होता है?
वर्चुअस साइकिल में आते हैं, वहां पे आप लिखेंगे कि एक अच्छे से दूसरा अच्छा, दूसरे अच्छे से तीसरा अच्छा, और ये एक चक्र चलता रहता है। तो मध्यम वर्ग का वर्चुअस साइकिल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मध्यम वर्ग जब मांग करता है तो उसकी वजह से बाजार में मांग की स्थिति बनती है, कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ाती हैं, उत्पादन बढ़ाती तो रोजगार के मौके बनते हैं, रोजगार लोगों को मिलता है तो उनके हाथ में पैसा आता है, पैसा आता है तो क्रय शक्ति बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, और यह चक्र चलता रहता है। तो ये जो विकास का चक्र है, एक दुष्चक्र है और एक आपका जिसको हम लोग कहते हैं कि समचक्र कह लीजिए। दुष्चक्र में क्या है कि लोगों के हाथ से नौकरियां गई, उनकी आमदनी कम हो गई, उनके मांग कम हुए, उन्होंने मांग कम किया तो उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया तो रोजगार के मौके कम बने, पैसा कम आया, और यह पूरा का पूरा एक दुष्चक्र बनता जाता है। तो अर्थव्यवस्था में दोनों परिस्थितियां बनती है, एक जिसको हम लोग वीसीएस साइकिल कहते हैं और एक जिसको हम लोग वर्चुअस साइकिल कहते हैं। इस वर्चुअस साइकिल में मध्यम वर्ग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, और वीसीएस साइकिल में भी मध्यम वर्ग की भूमिका होती है, क्योंकि मध्यम वर्ग अगर मांग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके लिए उत्पादन बढ़ाने का जो एक मौका बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, और यहां पर जब वो मांग करेगा तो उत्पादन बढ़ाने का मौका बनता है। और इस चीज को नीति आयोग के प्रस्ताव में खास तौर पर जोर दिया गया कि मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था में या आर्थिक चक्र में किस तरह की भूमिका है, और खास तौर पर जब हम लोग क्रय शक्ति की बात करते हैं। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। आज आप देखिए कि हम लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, यह भी कई बार चर्चा होती है कि भारत एक स्टार्टअप प्रधान देश हो गया है। आज जब लोग पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं तो आईटी या इन सब चीजों में तो उनका होता है कि हमें स्टार्टअप करना है। अब यह भी बात आपको ध्यान में रखना है कि हर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं है। अगर 100 स्टार्टअप शुरू होता है तो 2 या 3 स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, 97, 96, 97, 98 जो है वो नाकाम हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे देश में चर्चा होती है कामयाब व्यक्तियों की, नाकाम व्यक्तियों की हमारे यहां कोई जगह नहीं है। और यही चीज स्टार्टअप में भी है, यही चीज उद्यमिता में भी है। तो नीति आयोग में का जो प्रस्ताव बना उसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने की भी बात बनी। और आप ये भी याद करेंगे कि प्रधानमंत्री कई मौकों पर ये कहते रहे कि हमें रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए, और ये तभी संभव होता जब उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता। तो नीति आयोग के प्रस्ताव में उस चीज के ऊपर जोर दिया गया। उसके बाद था प्रवासी भारतीय। देखिए, चीन की कामयाबी में एक बड़ी भूमिका अनिवासी चीनी व्यक्तियों की है, जो कि हर साल करोड़ों डॉलर चीन भेजते हैं। आपको याद होगा कि भारत में भी इस बात को लेकर के चर्चा होती रही है कि जो हमारे प्रवासी हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, वो भारत के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक बात यह होती है कि वो डॉलर भेजते हैं। तो आपको याद होगा कि बिहार का एक जिला सबसे ज्यादा डॉलर हासिल करने वाला जिला है। कौन सा है? सिवान का डाकघर हिंदुस्तान का एक इकलौता डाकघर है जो सबसे ज्यादा डॉलर हासिल करता है, केरल से भी ज्यादा करता है। जबकि कहते हैं ना, केरल के सबसे ज्यादा लोग हैं, बाहर हैं, लेकिन डॉलर हासिल करने में सिवान के उस डाकघर का कोई जोड़ नहीं है। तो खैर, हमको यह देखना है कि जो प्रवासी है वो कितना ज्यादा योगदान कर सकते हैं तकनीक के जरिए, निवेश के जरिए, और वहां से डॉलर भेज करके। तो कई राज्यों की जो आर्थिक परिस्थिति है वो इन प्रवासी भारतीयों के ऊपर भी निर्भर करती है। केरल आपके सामने एक उदाहरण है। केरल की इकोनॉमी में, केरल की अर्थव्यवस्था में प्रवासी मलयालम जो भाई बहन हैं उनकी बड़ी भूमिका है। बिहार में उस तरह का काम में रोल नहीं देखा है। बिहार में हमने देखा है कि एक गिनती के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर थोड़ा हमको अलग तरीके की जीवन शैली देखने को मिली है, लेकिन पूरे बिहार पर उसका असर देखने को नहीं मिला है। तो ये जो असमानता है इसको हमको कैसे कम करना है? तो यह संभव नहीं है कि हम हर किसी को कहें कि आप ऐसे ही पैसा भेजो, लेकिन हां, हम क्या एक ऐसी नीति बनाएं जिससे कि प्रवासी भारतीयों के लिए भारत के विकास में योगदान करने की भूमिका बन सके। इसका जिक्र नीति आयोग के प्रस्ताव में दिया गया कि उनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आपको याद होगा कि कई साल पहले हमारे यहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हुआ।
और प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है अब एक बृहत रूप में आ चुका है। वो ऐसा नहीं है कि वो नीति आयोग की वजह से ही हुआ, उसके पहले भी हो रहा था, लेकिन नीति आयोग के प्रस्ताव में उसमें शामिल करने के बाद प्रवासी भारतीयों को लेकर के एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। यहां पर मुद्दा शहरीकरण। एक लाइन देखिए क्या है, शहरीकरण एक अपरिवर्तनीय रुझान है। क्या मतलब हुआ? शहरीकरण एक अपरिवर्तनीय रुझान है। इसे गलत मानने के बजाय विकास के लिए हमारी नीति का अंतरंग तत्व बनाना होगा। क्या मतलब है? और यह भी है कि शहरीकरण से आप बच नहीं सकते हो। अब यह है कि गांव से लोग शहर में ना आए, यह आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि गांव में वो मौके नहीं बन रहे हैं। और शहर में जब आ जाते हैं तो फिर नए सिरे से बहस शुरू हो जाती है कि बुनियादी व्यवस्था पर इसका असर देखने को मिल रहा है, इसका यहां पर जीवन शैली पर असर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हम शहरीकरण को विकास के मामले में हम एक अहम भूमिका के तौर पे देख सकते हैं? यह नीति आयोग में इस चीज पर जोर दिया गया और यह बात कहा गया कि इसको आप बदल नहीं सकते हो। यानी कि गांव से शहर आने की बात को अगर कहे कि नहीं आएगा, वो तभी संभव है कि जब गांव में पूरा का पूरा व्यवस्था विकसित हो जाए, जो कि नहीं है। आज के दिन में भी गांव में रोजगार के उस तरीके के मौके नहीं है। गांव से कोई शहर इसलिए नहीं आता है कि उसको शहर आने का शौक है, बल्कि इसलिए भी आता है कि कई बार उसकी व्यवस्था होती है, कई बार उसकी मजबूरी होती है। और इस चीज को जो नीति आयोग का प्रस्ताव था उसमें खास तौर पर जोर दिया गया। अब आइए कि सूचना प्रौद्योगिकी, हम जानते हैं कि डिजिटल हमारे लिए कितना बड़ा बदलाव ला चुका है। और महामारी के दौर में अगर एक चीज ने जिसने हमारी जिंदगी को चलाए रखा वो था डिजिटल। उस समय में मोबाइल फोन और लैपटॉप ये हमारे लिए दफ्तर भी थे, ये हमारे लिए कॉलेज भी थे, ये हमारे लिए स्कूल भी थे, और इसी के बदौलत जिंदगी चल रही थी। अब जब नीति आयोग का खाका खींचा गया था तो शायद उस समय में किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा भी दौर आएगा जब सभी घर में बंद हो जाएंगे और केवल डिजिटल माध्यम के जरिए ही जिंदगी चल पाएगी। लेकिन यह रातों रात नहीं हुआ है। और आज भी अगर देश की 47% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, 33% आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, वो संख्या आपको देखने में बड़ा लगे लेकिन आबादी के प्रतिशत के हिसाब से अभी भी कम है। तो इस डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है और साक्षर बनाना है। देखिए, डिजिटल में भी इस्तेमाल करने में डिजिटल में बहुत खतरे हैं, क्योंकि सामने वाला आपको दिखता नहीं है। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने भी जितना किया होगा, आप लोग बहुत बोर हो गए होंगे, क्योंकि सामने कोई दिखता नहीं था, आपको सवाल उठाने का मौका भी बहुत कम मिलता था। और कोई जरूरी नहीं कि आपने सवाल लिख करके चैट बॉक्स में डाला और उसका जवाब मिल ही जाए, या आपने हाथ उठाया और उसका जवाब मिल ही जाए। कम से कम ऑफलाइन में ये आपको एक सहूलियत मिलती है कि आप हाथ उठाते हो, आपको सवाल पूछने और जवाब पाने का मौका मिल जाता है। लेकिन ये डिजिटली व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाना है, ये नीति आयोग के प्रस्ताव में भी था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो मूल बातें थी वो यही था कि हमको किस तरीके से शहरीकरण को हमको एक अपनाना है, मिडिल क्लास को इंपॉर्टेंस देना है। इसके अलावा जो कृषि है उसमें तकनीक का इस्तेमाल करना है, सेवा क्षेत्र को और आगे बढ़ाना है, डिजिटल व्यवस्था को और आगे बढ़ाना है। और इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर नीति आयोग का प्रस्ताव जो है वो तैयार किया गया। अब नीति आयोग के प्रस्ताव में मैं जिस चीज पे आपको ले जाना चाहता हूं, हां, अब इसका उद्देश्य आप देखो, नीति आयोग के उद्देश्य क्या थे। राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी, जो हम लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि राज्य की भागीदारी कितनी है, तो इनका पहला उद्देश्य जो ये कहा गया कि राज्य की सक्रिय भागीदारी करनी है। और यही पे कंसेप्ट आया टीम इंडिया का। इसके पहले टीम इंडिया का मतलब हमारे लिए सौरभ गांगुली की सेना हुआ करती थी। अब हमारे लिए टीम इंडिया में केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर के काम करने वाली बात हो गई है। और ये नीति आयोग के प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया। दूसरा ये था, अब ये लाइन आप पढ़ो, सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।
तो अभी तक हमने जब जो टॉप डाउन अप्रोच कर रखा था उसमें राज्य और पंचायती निकायों की जो भूमिका या उपयोगिता होनी चाहिए थी, शायद हमने उसको उस स्तर का नहीं दिया था। और कई सारी वजहें हो सकती हैं कि आपने क्यों नहीं दिया, लेकिन जो नहीं हुआ इसका यह मतलब नहीं कि वो कभी बदल नहीं सकता है। और नीति आयोग के प्रस्ताव में इस बात पर खास तौर पर जोर दिया गया कि हमारा उद्देश्य है कि राज्यों की भूमिका को और ज्यादा सशक्त किया जाए, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाई जाए। आप सोचिए, आज के सरपंच की चर्चा होती है, एक पढ़ा लिखा सरपंच, एक पता चलता है कि एक ग्रेजुएट जो बाहर से हुआ है वो गांव में सरपंच का चुनाव लड़ रहा है। वो शायद ताकत के लिए नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे कुछ सोच है और उस सोच पर अमल करने में आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे, कई ऐसे सरपंच हैं, ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर बदलाव किया है और उसमें डिजिटल का भी इस्तेमाल है। नीति आयोग के उद्देश्य में इस बात को भी जोर दिया गया कि ग्राम स्तर पर विश्व स्तरीय योजना बनाने में तंत्र विकसित होगा। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष उसे सौंपे गए हैं उसका आर्थिक नीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों का ख्याल दिया जाए। ये सारे उद्देश्य थे। अब इसके उद्देश्य के बाद, और ये इसका संगठन है, संगठन में क्या है, भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, गवर्निंग काउंसिल है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश और बाकी जो सदस्य होता है। आप याद करिए कि योजना आयोग के समय में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक हुआ करती थी, एनडीसी, जो कि अमूमन राजनीतिक कारणों से ज्यादा जानी जाती थी, आर्थिक कारणों से कम जानी जाती थी। अगर आप पिछले 7 साल में देखें, 2015 से लेकर के 2022 के बीच में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बजाय नीति आयोग की पूर्ण बैठक वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो एक बड़ा बदलाव क्या हुआ कि पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता था वो अमूमन राजनीतिक मंच बन जाता था। अब जब नीति आयोग की बात होती है वहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें आर्थिक मुद्दों पर चर्चा या आर्थिक विकास को लेकर के चर्चा हमें ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा एक और बड़ा बदलाव क्या हुआ नीति आयोग में, योजना आयोग आवंटन करता था संसाधनों का, नीति आयोग संसाधनों का आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग की जगह पर अब यह कार्य वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग करता है और इसके अलावा अलग अलग मंत्रालय और विभाग की जो योजनाएं होती है उन योजनाओं का जो आवंटन है, उस योजना में कितने पैसे राज्य को दिए जाने हैं वो बजट में आएगा और फिर वो मंत्रालय वो पैसा देगा। पहले क्या होता था कि योजना आयोग सारे संसाधनों का आवंटन में एक बड़ी भूमिका निभाता था, वो ये तय करता था कि किस राज्य को क्या पैसा मिलना है और उसके आधार पर बजट में राज्यों के लिए जो आवंटन होता है उसका जिक्र होता था। अब क्या होता है कि यहां पर नीति आयोग की यह भूमिका नहीं है, नीति आयोग आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग की जगह पर केंद्र सरकार के 55 मंत्रालय और विभाग ये तय करते हैं कि किस योजना में कितना पैसा किस राज्य को दिया जाना है। ये एक बड़ा बदलाव हुआ। तो आपके पास अगर प्रश्न ये आता है कि नीति योजना आयोग के बाद नीति आयोग के गठन से संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है, तो आप इस तरीके से इसका उत्तर देंगे। इसकी शुरुआत आप करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बॉटम्स अप अप्रोच, यानी कि नीचे के स्तर से योजना का खाका खींचा गया, उस खाका को राज्य अपने अलग अलग मंत्रालयों को भेजते हैं और फिर उसके आधार पर उन योजनाओं में, चाहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो, वहां पर आवंटन कैसे होगा यह मंत्रालय और राज्य के बीच का विषय है। और वहां पर जो वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग है वो यह सुनिश्चित करता है कि डिवोल्यूशन कैसे उन तक पहुंचे, जबकि यह पहले कार्य जो था वो पूरा का पूरा नीति आयोग करता था। तो यह आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक जो और बड़ा बदलाव क्या हुआ है, नीति आयोग की भूमिका जो है वो एक थिंक टैंक के तौर पे है, एक सलाहकार संस्था के तौर पे है। ये एक योजना का खाका दे सकता है, ये एक योजना को लेकर के राय मशविरा दे सकता है, लेकिन उस योजना के लिए कितने पैसे खर्च होने हैं वो ये तय नहीं करेगा। ये ज्यादा से ज्यादा सुझाव दे सकता है कितने पैसे खर्च किए जाने हैं
असल में जो खर्च है वो वित्त मंत्रालय और जो संबंधित मंत्रालय है और राज्य सरकारों के साथ मिलजुल करके तय होगा, वहां पर इनकी भूमिका नहीं है। एक जो बड़ी भूमिका नीति आयोग की आती है वो है विनिवेश को लेकर के। विनिवेश में यानी कि जिन कंपनियों का निजीकरण किया जाना है, जिन कंपनियों को बेचा जाना है, जिन कंपनियों को बंद किया जाना है, उसके बारे में पूरा सलाह नीति आयोग देता है। और जो मुख्य बात है कि अब नीति आयोग टीम इंडिया के कंसेप्ट पे काम करती है, टीम इंडिया की अवधारणा पे काम करती है। जबकि पहले क्या हो रहा था कि योजना आयोग में राज्य सरकारें आती थी, उनसे बात विचार करती थी। अब जो है कोशिश ये होती कि नीति आयोग उन राज्यों के साथ विचार विमर्श करता है, लेकिन वो विचार विमर्श अलग अलग राज्य के साथ नहीं है, बल्कि वो पूरे एक टीम के तौर पे होती है। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पहले स्वरूप था, अब वो स्वरूप है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से है। तो ये है योजना आयोग से नीति आयोग का सफर। इसमें क्या है कि अलग अलग जैसे क्षेत्र हैं, मान लीजिए कि उत्तर का है, दक्षिण का है, पूर्वोत्तर का है, उन जगहों का एक छोटा छोटा सब ग्रुप जिसको कह लीजिए। होता क्या है कि मान लीजिए कि केवल आप एक बड़े ग्रुप में फैसला करते हैं, तो कई जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो उसको समझने में और उन पर विस्तार से चर्चा करने में आपको उतना समय नहीं मिल पाता है। जैसे आप संसदीय व्यवस्था को देखिए, संसदीय व्यवस्था में क्या है, हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी है जो स्थायी समिति, उसका कार्य क्या है, वो इन चीजों पर विस्तार से चर्चा करती है, जो विस्तार से चर्चा आपके संसद में नहीं हो पा रही है। दूसरा क्या होता है कि वहां पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जबकि आप जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में आते हैं, जब एक साथ 28 राज्य के मुख्यमंत्री बैठे हुए हो, तो जाहिर सी बात है कि हर मुख्यमंत्री को 10 मिनट का समय मिलेगा। अब वो 10 मिनट में अपनी बात कहानी कह के निकल ले, लेकिन उसकी जगह पर अगर क्षेत्रीय परिषद हो, जहां पर 5 राज्य के मुख्यमंत्री मिलते हैं और फिर वो 5 राज्य के मुख्यमंत्री मिलकर के उस क्षेत्र विशेष की समस्या, जैसे पूर्व की है, तो अगर हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, आपके उड़ीसा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, इन सभी जगहों पर कई तरह की भौगोलिक समानताएं हैं। तो समस्या भी जो है वो करीब करीब एक तरह की देखने को मिल सकती है। अब वहां पर अगर 5 राज्य के मुख्यमंत्री अलग अलग बोले और उसकी जगह पर 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिल करके एक कॉमन मसौदा तैयार किया और उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाए, तो उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए नीति आयोग की अवधारणा में क्षेत्रीय परिषद की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है? देखिए, बजट भाषण में इसका जिक्र किया गया था, और चाहे योजना आयोग कह लीजिए चाहे नीति आयोग कह लीजिए, ये दोनों को कभी भी एक संवैधानिक संस्था का दर्जा नहीं है। ये एक संगठन है, एक संस्था है। अब सवाल उठता है कि इसको संविधान की धारा के हिसाब से क्यों नहीं किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि संविधान जो है आपका एक अम्ब्रेला यानी कि एक छाता मुहैया कराता है, एक आपके पास एक कंप्लीट, एक जिसको कहते हैं ना यूनिवर्स देता है। उसके लिए फिर छोटे छोटे संस्थाएं काम करती, जैसे अभी उन्होंने पूछा था क्षेत्रीय परिषद की बात की। अब अगर आप हर चीज को संविधान में ले आएंगे तो उसके क्रियान्वयन में आपको बहुत तरह की परेशानी हो सकती है। आप छोटी सी बात देख लीजिए कि अगर हुआ कि राज्यों को हमको 40% की जगह पे 45% देना है, और यदि वो संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है, तो आपको क्या करना होगा, संविधान में बदलाव करना होगा। तो आपकी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। लेकिन इसकी जगह पर एक संस्था है जो इस आवंटन को देखेगी, जो संविधान के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करेगी, लेकिन उसको यह अधिकार रहेगा कि वो 40 से 45% कर सके संसद जाए बगैर। तो क्या यह प्रक्रिया ये वाली सरल होगी या पहले वाली सरल होगी? ये वाली सरल होगी। तो उस सरलता के लिए, उस कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए यह स्वरूप लाया गया कि हम अलग अलग संस्था बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, जो कि संविधान के दिशा निर्देश और संविधान में जिन उद्देश्यों की व्याख्या की गई है उन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कार्य कर सके। समिति, आयोग और परिषद, ये बहुत ही कठिन सवाल है और ये मुझे मालूम है कि इसका जवाब जो है इतना आसानी से नहीं, मैं फिर भी कोशिश करता हूं। मैं देखिए, परिषद जो है, आप समिति को आप किस स्वरूप में देखते हैं? समिति का गठन जब किया जाता है, एक
एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत भी हो सकती है, ये एक असंवैधानिक, मतलब असंवैधानिक शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, संविधान के इतर भी हो सकता है, कैसे भी हो। और समिति जो है वो कई तरह के कार्य के लिए है, एक विशेष प्रयोजन के लिए भी समिति का गठन किया गया है। दूसरा आपने कहा परिषद। परिषद जो है दरअसल कुछ व्यक्ति, कुछ संस्थाओं, कुछ राज्यों, कुछ संस्थाओं का एक समूह है जो किसी खास मकसद से नहीं गठित किया गया है। अब ये समझ गए आप, समिति जो है वो एक खास मकसद से है, परिषद में कोई खास मकसद नहीं है, परिषद में वो तमाम विषय लिए जा सकते हैं। उस परिषद के गठन करने में आप संविधान के दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रख सकते हैं और संविधान के दिशा निर्देशों के उप प्रावधान जो है उनको भी ध्यान में रख सकते हैं। ये दोनों का अंतर स्पष्ट। और तीसरा क्या था? आयोग। आयोग जो होता है दरअसल एक तरीके से अफसरशाही व्यवस्था का एक हिस्सा है, जिसमें कभी कभी राजनीतिक स्वरूप भी शामिल हो जाता है। आयोग का गठन जो है वो विशेष प्रयोजन के लिए भी हो सकता है, सामान्य प्रयोजन के लिए भी हो सकता है। स्पष्ट है? मैंने अपनी ओर से जितना मैं समझ पाया मैं दे पाया हूं। मैं आयोग का हिस्सा हो सकता है। आयोग एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग में कई तरह की समिति, कई तरह के उप समितियां, कई तरह के परिषद हो सकते हैं। ये आयोग को आप कह सकते हैं कि जैसे शीर्ष में एक हम स्ट्रक्चर बनाए, एक हायरार्की बनाए, तो उस हायरार्की में आयोग ऊपर में होगा। ठीक है, थैंक यू।